Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So in today's video we are going to discuss the topic of powers of criminal courts under CRPC 1898. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. पावर्स ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स को सीआरपीसी के चैप्टर 3 में डिस्कस किया गया है, जिसमें डिफरेंट हेड्स के अंदर इन पावर्स को एक्सप्लेन किया गया है। सबसे पहली चीज जो इस चैप्टर के अंदर डिस्कस की गई है दैट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑफेंसेस कॉग्निजेबल बाय ईच कोर्ट। अब इस पार्ट के अंदर ये बताया गया है कि कौन कौन से ऑफेंसेस हैं जिन पर कौन कौन सी क्रिमिनल कोर्ट्स कॉग्निजेंस ले सकती हैं, यानी कि ऑफेंसेस के अकॉर्डिंग क्रिमिनल कोर्ट्स की कैटेगराइजेशन की गई है कि किन ऑफेंसेस की किन कोर्ट्स के पास कॉग्निजेंस है। सो ये हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 28 से। चैप्टर 3 डिस्कस कर रहा है। सेक्शन 28 बात करता है ऑफेंसेस अंडर पीनल कोड। अब पहली बार डिस्कस की गई है कि वो तमाम ऑफेंसेस जो पाकिस्तान पीनल कोड 1860 के अंदर बताए गए हैं। अब पाकिस्तान पीनल कोड हमारे पास एक सब्सटेंटिव लॉ है जहां पर हमने डिफरेंट ऑफेंसेस को डिफाइन किया था, उनको पढ़ा था, फिर उन ऑफेंसेस की पनिशमेंट्स को डिस्कस किया था कि वो तमाम एक्ट्स विच आर प्रोहिबिटेड अंडर लॉ या वो तमाम इलीगल ओमिशंस अगर कोई बंदा करता है तो वो ऑफेंडर कहलाएगा, वो ऑफेंस का मुर्तकिब होगा। अब सेक्शन 28 क्या कहता है कि पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर जितने भी ऑफेंसेस हैं, एनी ऑफेंस अंडर द पाकिस्तान पीनल कोड मे बी ट्राइड बाय। अब यहां पर कहा गया है कि उनका ट्रायल कौन चलाएगा। सबसे पहले बात की गई है बाय दी हाई कोर्ट। सो पहली आ गई ट्रायल की पावर्स हाई कोर्ट के पास। सेकेंडली बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, जो हमारी सेशन कोर्ट है उसके पास ये पावर है। एंड थर्डली बाय एनी अदर कोर्ट बाय विच सच ऑफेंस इज शोन इन द 8th कॉलम ऑफ द सेकेंड स्केड्यूल टू बी ट्राएबल। तीसरी बात की गई है कि सेकेंड स्केड्यूल के अंदर जो कॉलम 8 के अंदर बताया गया है कोर्ट्स के बारे में, तो वो कोर्ट्स ऑफेंसेस का ट्रायल कंडक्ट कर सकती हैं। अब सेकेंड स्केड्यूल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीआरपीसी के एंड में दिया गया है। वैसे भी जब नॉर्मली भी कोई भी ऑफेंस हम देखते हैं, किसी ऑफेंस की एफआईआर होती है, तो सबसे पहले हम जाते हैं सेकेंड स्केड्यूल की तरफ कि वहाँ पर ऑफेंस की नेचर को किस तरह से डिफाइन किया गया है। वहाँ पर प्रॉपरली सेक्शन नेम लिखा गया है, फिर उसका टाइटल, फिर उसकी पनिशमेंट बताई गई है, फिर एक्सप्लेन किया गया है कि आया ये ऑफेंस कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है, बेलेबल है या नॉन बेलेबल है, कंपाउंडेबल है या नॉन कंपाउंडेबल है, और इन दी एंड फिर बताया गया है कि कौन सी अदालत, मैजिस्ट्रेट या कोर्ट ऑफ सेशन, कौन इसका ट्रायल कंडक्ट कर सकती है। तो सेक्शन 28 भी हमें यही बता रहा है कि हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन के अलावा सेकेंड स्केड्यूल के 8th कॉलम में जिन जिन ऑफेंसेस से रिलेटेड जिन जिन कोर्ट्स को ऑथराइज किया गया है, उस सेकेंड स्केड्यूल के 8th कॉलम के अकॉर्डिंग पाकिस्तान पीनल कोड के ऑफेंसेस वही कोर्ट्स उनका ट्रायल कंडक्ट करेंगी। सिंपल सी बात है, हाई कोर्ट के पास ट्रायल की पावर है, कोर्ट ऑफ सेशन के पास है, और सेकेंड स्केड्यूल के 8th कॉलम के अकॉर्डिंग पावर्स दी गई हैं। अब जनरली क्या होता है कि ये कहा जाता है कि हाई कोर्ट तो ऑफेंसेस का ट्रायल कंडक्ट नहीं करती, लेकिन सेक्शन 28 हाई कोर्ट को भी ऑथराइज कर रहा है कि वो भी ट्रायल कंडक्ट कर सकती है। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 29 के ऊपर। सेक्शन 29 बात करता है ऑफेंसेस अंडर अदर लॉज। अब सेक्शन 28 ने पाकिस्तान पीनल कोड की बात कर ली, सेक्शन 29 बात करता है अदर लॉज की। अब अदर लॉज से क्या मुराद है, यानी कि जितने भी हमारे स्पेशल लॉज क्रिएट किए गए हैं, स्पेशल ऑफेंसेस के लिए स्पेशल लॉज क्रिएट किए गए हैं, जैसे हमारे पास एंटी टेररिज्म एक्ट है,
इसी तरह नारकोटिक्स का एक्ट है, उनके लिए स्पेसिफिकली लेजिस्लेशन की गई है, प्रॉपरली अलग से एक्ट्स बनाए गए हैं और उन एक्ट्स के अकॉर्डिंग फिर उनका ट्रायल कंडक्ट किया जाता है। अब जिस तरह एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 को देख लें तो वहां पर स्पेसिफिकली एटीसी कोर्ट्स बनाई गई हैं, उनका ट्रायल नॉर्मल सेशन कोर्ट्स में या मैजिस्ट्रियल कोर्ट्स में नहीं चलता, उनका ट्रायल उसी एटीसी कोर्ट में, एंटी टेररिज्म कोर्ट में ही ट्रायल कंडक्ट किया जाएगा। सो सेक्शन 29 ने क्या कहा कि अगर अदर लॉज हैं तो कि अदर कोई ऑफेंसेस एक्सप्लेन है तो उनका ट्रायल कहाँ होगा? Any offense under any other law, whenever any court is mentioned in this behalf in such law, be tried by such court. सेक्शन 29 ने क्लियरली ये चीज बता दी कि अगर कोई ऑफेंस किसी स्पेशल लॉ के अंडर उस ऑफेंस की नेचर से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक कोर्ट मेंशन की गई है, स्पेशल लॉ के अंडर अगर कोई स्पेशल कोर्ट्स एस्टैब्लिश की गई हैं तो वो स्पेशल कोर्ट्स उन केसेस का ट्रायल कंडक्ट करेंगी। Secondly, when no such court is mentioned, it may be tried by High Court as subject to any court constituted under this act by which such offence is shown in the 8th column of the second schedule to be triable. दूसरी बात की गई है कि अगर स्पेशल लॉ के अंदर किसी भी कोर्ट को मेंशन नहीं किया गया कि इस पर्पस के लिए इसका ट्रायल इस कोर्ट में कंडक्ट होगा, तो फिर ऐसी सूरत में ट्रायल कहाँ चल सकता है? हाई कोर्ट को ये पावर दी गई है कि उस केस का ट्रायल हाई कोर्ट में चल सकता है, या फिर सेकंड स्केड्यूल के 8th कॉलम के अंदर जो जो लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस के अकॉर्डिंग कोर्ट्स मेंशन की गई हैं उस सेकंड स्केड्यूल के 8th कॉलम के अकॉर्डिंग फिर उन्हीं कोर्ट्स में ट्रायल कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद सेक्शन 29A जो है वो हमारे पास ओमिटेड है, सो लेट्स मूव टूवर्ड्स दी सेक्शन 29B। सेक्शन 29B डिस्कस करता है जुरिस्डिक्शन इन केसेस ऑफ जुवेनाइल्स। अब यहाँ पर जुवेनाइल्स की बात की गई है कि जुवेनाइल्स के केसेस में जुरिस्डिक्शन या कॉग्निजेंस कौन सी कोर्ट के पास है। नाउ व्हाट इज जुवेनाइल? जुवेनाइल कौन है? सो जुवेनाइल कम उम्र बच्चे, जो जुवेनाइल हैं, जो 18 साल से कम उम्र बच्चे हैं, अगर वो कोई ऑफेंस कमिट करते हैं तो उनकी कॉग्निजेंस किसके पास है? सो इस पर्पस के लिए अब तो स्पेसिफिकली लेजिस्लेशन कर दी गई है, स्पेशल लॉ बना दिया गया है, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018, जिसके अंदर पहली चीज है जुवेनाइल को डिफाइन किया गया है। जुवेनाइल ऐसा बच्चा जो कि 18 साल से कम उम्र का है, अगर वो कोई ऑफेंस कमिट करता है तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग उसका ट्रायल चलाया जाएगा। और इसी का सेक्शन 23 कहता है कि इस एक्ट का ओवरराइडिंग इफेक्ट है, यानी कि अब ये एक्ट जो है वो प्रिवेल करेगा। इससे पहले जो भी बातें होगी उनको साइड पे रखते हुए अब इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो है जुवेनाइल्स का ट्रायल कंडक्ट किया जाएगा। अब वहां पर स्पेसिफिकली जुवेनाइल कोर्ट्स बनाई गई हैं जो सेशन कोर्ट्स को पावर दी गई हैं, लेकिन सेक्शन 29B ने क्या कहा कि अगर कोई ऑफेंस एक्सेप्शन क्या बताई गई है? डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ की पनिशमेंट जिन ऑफेंसेस की है उनको छोड़ के अगर इनके अलावा कोई भी ऑफेंस कोई ऐसा बच्चा कमिट करता है जो कि 15 साल से कम उम्र का है, तो ऐसी सूरत में उस बच्चे का ट्रायल जो है वो स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कंडक्ट करेगा, जिसको स्पेशली प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने इस पर्पस के लिए एम्पावर किया है। सो सेक्शन 29B ने पहले कहा था कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ट्रायल कंडक्ट करेगा, लेकिन जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट के अंदर बाकायदा जुवेनाइल कोर्ट्स बना दी गई और उन जुवेनाइल कोर्ट्स में ही अब इन जुवेनाइल्स का ट्रायल जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। लेकिन इस सेक्शन की हद तक क्या कहा गया कि जुवेनाइल्स के लिए स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैं जिनको प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया होगा। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 30 के ऊपर। सेक्शन 30 बात करता है ऑफेंसेस नॉट पनिशेबल विद डेथ। अब ये जो सेक्शन 30 है ये सीआरपीसी के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। हमेशा आपसे पूछा जाता है कि सेक्शन 30 का मैजिस्ट्रेट कौन होता है, सेक्शन 30 के अंदर मैजिस्ट्रेट को क्या पावर्स दी गई हैं। अब इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, हमने पढ़ा भी है कि मैजिस्ट्रेट की 3 क्लासेस हैं, फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट एंड थर्ड क्लास मैजिस्ट्रेट। लेकिन अब जो सेकंड और थर्ड क्लास मैजिस्ट्रेट्स हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते, तो सारी की सारी पावर्स जो हैं वो मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास हैं। अब
सेक्शन 30 फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट को मजीद क्या एक्स्ट्रा पावर्स दे रहा है, ये हम इस सेक्शन में डिस्कस करेंगे। सेक्शन 30 कहता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 28 एंड सेक्शन 29 कि सेक्शन 28 और 29 में जो बातें डिस्कस हमने अब से पहले कर ली उनको एक साइड पे रखते हैं, उनको छोड़ के द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में इन्वेस्ट एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास विद द पावर्स टू ट्राई एज अ मैजिस्ट्रेट ऑल द ऑफेंसेस नॉट पनिशेबल विद डेथ। सेक्शन 30 के मैजिस्ट्रेट को प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से ये एक्स्ट्रा पावर्स दी गई हैं कि वो तमाम ऑफेंसेस का ट्रायल कंडक्ट कर सकता है सिवाय उन ऑफेंसेस के जिनकी सज़ा डेथ पेनल्टी है। डेथ पेनल्टी के ऑफेंसेस के अलावा बाकी तमाम ऑफेंसेस का ट्रायल ये मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कंडक्ट कर सकता है। सेक्शन 30 के अंदर इसको एक्स्ट्रा पावर्स दी गई हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि सेक्शन 30 के मैजिस्ट्रेट के पास क्या पावर्स हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हर वो फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट को ये पावर्स दी गई हैं कि वो डेथ पेनल्टी के ऑफेंसेस के अलावा बाकी तमाम ऑफेंसेस का ट्रायल कंडक्ट कर सकता है। अब इसी सेक्शन को अगर हम सेक्शन 34 के साथ क्लब करके पढ़ें तो सेक्शन 34 बात करता है हायर पावर्स ऑफ सर्टेन मैजिस्ट्रेट्स की। अब ये किन हायर पावर्स की बात की गई है? इसमें कहा गया है दैट द कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट स्पेशली एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 30 मे पास अ सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ एक्सेप्ट अ सेंटेंस ऑफ द डेथ और फॉर द इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 7 years। कि सेक्शन 30 के अंदर जो मैजिस्ट्रेट को ट्रायल कंडक्ट करने के लिए पावर दी गई है, उस मैजिस्ट्रेट के पास ये पावर है कि वो 7 साल तक की पनिशमेंट भी दे सकता है। वैसे हमने क्या पढ़ा था, मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास क्या पावर है कि वो मिनिमम 3 साल की पनिशमेंट दे सकता है। अब यहां पर कहा गया है कि सिवाय डेथ सेंटेंस के या फिर 7 साल से ज्यादा की पनिशमेंट के अलावा मैजिस्ट्रेट को ये पावर्स दी गई हैं कि वो 7 साल तक की इम्प्रिजनमेंट भी ग्रांट कर सकता है। 7 साल से ज्यादा नहीं कर सकता, डेथ पेनल्टी नहीं दे सकता, लेकिन 7 साल तक की पनिशमेंट दे सकता है। ये थी हमारी आज की डिस्कशन पावर्स ऑफ क्रिमिनल कोड के ऊपर, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट को डिस्कस कर लिया है। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।